जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला कोविड-19 मुआवजा, इससे एक दो टर्मिनोलॉजी होगी जो इम्पोर्टेंट होगी, उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। और दूसरा चक्रवात गुलाब, तो गुलाब के बारे में समझेंगे ही, साथ ही चक्रवात के बारे में पूरा आज समझ लेंगे, ठीक है, ताकि अगली कभी फिर चक्रवात आए तो सिर्फ रिविजन के लिए रह जाए। आज समझ लेंगे पूरा। तो टॉपिक का नाम पहला क्या है? कोविड-19 कंपनसेशन मीन्स मुआवजा। तो किसने जारी किया? हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये। तो ये पीसीएस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि अभी हाल ही में कितने रुपए की घोषणा की गई, तो 50,000 रुपये। यूपीएससी में नहीं पर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50,000 रुपये की राशि देने की आदेश जारी किए किसने? गृह मंत्रालय ने। और कौन देगा ये? इसकी गृह मंत्रालय को सिफारिश किसने की थी? तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मैंने कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है, आप कल का वीडियो देख लेना। इस प्रकार की राशि की सिफारिश की है और सिफारिश ने की है, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, पर देगा कौन? पैसे कहाँ से आएगा? मेन बात ये मुद्दा ये है। अगर यूपीएससी लिख दे कि है पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। अक्सर लोग कहेंगे हाँ पीएम केयर फंड से ही दिया जाएगा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वितरित किया जाएगा। तो नोट कीजिएगा, हर राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में एक SDRF का गठन किया जाता है। SDRF का गठन किस अधिनियम के तहत? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसका गठन किया जाता है। तो ये अपने राज्यों से लोग, अपने जैसे यूपी हुआ तो यूपी अपने नागरिकों को, जितने यूपी में जितने नागरिक डेड हुए हैं उनको प्रदान किया जाएगा 50,000 रुपये। तो यहाँ आप कितनी बार नोट करेंगे? सिर्फ ये नोट कीजिएगा कि कौन देगा, देगा कौन। और सिफारिश के कभी कभी यही से पूछते हैं कि सिफारिश किसने की थी? तो NDMA सिफारिश की थी, देगा SDRF। अब आप कहेंगे कि निर्धारण कैसे किया जाएगा कि कब से दी जाएगी? तो ये भी सुन लीजिए। मृत्यु के कारण कोविड-19 अगर के रूप में प्रमाणित किया, अगर मृत्यु का कारण कोविड-19 प्रभावित किया गया, प्रमाणित किया गया है, तो यह राशि लागू हो जाएगी और मृतक को दी जाएगी, मृतक के परिजन को दी जाएगी, जिसमें राहत कार्यों में शामिल जैसे नहीं पुलिस हुए और नर्स हुए, स्टाफ नर्स हुए, अन्य प्रकार के जो कोरोना वॉरियर हुए उनको भी शामिल, जिसमें इनको भी शामिल, नागरिक के साथ साथ प्रशासक के लोग भी शामिल किए गए हैं। ऐसे यूपी से सिर्फ नागरिकों को दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, किसमें जो क्या नाम है कोरोना वॉरियर हुए उनको भी शामिल किया गया है। और तारीख का निर्धारण, तो कोविड-19 के पहले मामले, जिस दिन से भारत में कोविड-19 का पहला मामला लागू हुआ था, आया था, उसी तारीख से और आज तक नहीं, आपदा रूप में कोविड-19 अधिसूचना, जब तक प्रशासन के आदेश दिया हो या प्रशासन ने अधिसूचना जारी की हो तब तक। जैसे पहला आया था केस जनवरी, एक मैं ले रहा हूँ, जनवरी 2019 में, तो ये तभी से लागू हो जाएगा, जनवरी 2019 से लागू हो जाएगा। और जब तक आदेश खत्म ना हो जाए, उसमें जब तक जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं, गृह मंत्रालय, क्योंकि गृह मंत्रालय ने जारी किया है उसके आदेश पर, तो गृह मंत्रालय जब आदेश देगा तब तक ये लागू जारी रहेगा। समझ गए आप? कब से? पहले मामले से गृह मंत्रालय के आदेश तक, बस इतना नोट कीजिए आप। नोट्स को छोटा बनाएंगे तो पहला क्या रहे? SDRF देगा, इसे गृह मंत्रालय ने सिफारिश की थी, और कब से कब तक? तो पहले मामले से आदेश तक। अब आइए बात SDRF की हो रही है, तो क्या बताओ यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में किया गया था, उसकी धारा 48(1)(a) के तहत किया गया था। तो नोट कीजिएगा, मैंने कल इसके बारे में जानकारी की थी। अब ये इंपॉर्टेंट, ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो पूरी जानकारी रखने की क्या करना पड़ेगा आपको? कल का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इसके गठन में सिफारिश किसने की थी? तो 13वें वित्त आयोग ने की थी सिफारिश। यहाँ यूपीएससी 14वें या 15वें कर देगा तो गलत हो जाएगा। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। और गठन किसने किया था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत गृह मंत्रालय ने। SDRF राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की, जो अधिसूचित जो राज्य सरकार पर सूची है, उसमें अगर आपदा, उसके तहत कोई भी आपदा आती है तो तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए और सहायता प्रदान के लिए और राहत कार्य के लिए खर्चे के लिए इसे ये प्राथमिक निधि है।
तभी अभी हाल ही में जब कोविड-19 शुरू में आया था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच झड़प का मुद्दा ये बन गया था कि वो अपने फंड से पैसा खर्च करें या केंद्र सरकार पैसा दे इसके बारे में। तो अब आप समझिए एसडीआरएफ क्या है, किसके तहत कार्य करता है, कब गठन हुआ था और उसका प्राथमिक निधि के रूप में कार्य करता है। और ये नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, अक्सर अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर फैक्ट डाल देती है ताकि क्या एसडीआरएफ का गठन और इसके नाम जो कार्यविधि को कैग ऑडिट कर सकता है, ये यूपीएससी पूछ देगी कि नहीं कर सकता या फिर कथन में डाल देगी इसका ऑडिट नहीं किया जा सकता तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसका ऑडिट हर साल कैग द्वारा किया जाता है, नोट कीजिएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कॉमन सेंस के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी फंड का गठन जनता के पैसे से किया जाता है, और कैग का कार्य क्या होता है? सरकार द्वारा खर्च किए चलाए जा रहे योजनाओं को ऑडिट करना। तो ये जनता का पैसा सरकार ये क्या अगर खर्च करेगी सरकार, कहीं इसमें गबन ना कर ले, कहीं भ्रष्टाचार ना हो जाए, इसके लिए कैग इसको ऑडिट करेगा कि जितना कैसा पैसा अलॉट हुआ था उतना ही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ। इससे प्रशासकों के ऊपर दबाव बने रहेगा कि कैग का अभी ऑडिट होगा, इससे हम फंस सकते हैं, इसलिए इसका सही ढंग से उपयोग होता है। अब होता नहीं होता वो तो आप सबके सामने है। अब 50,000 रुपये में क्या पूरा राज्य सरकार वहन करेगी कि केंद्र सरकार की कुछ भागीदारी होगी? इसमें ध्यान दे लेते हैं। केंद्र सरकार की श्रेणी में जैसे आते हैं और राज्य सरकार की श्रेणी में आते हैं जो राज्य, उनको अलग अलग आपको पता होगा सरकार आवंटित करती है। जो संवेदनशील राज्य होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य हुए, वहाँ सरकार हमेशा 90% योगदान देती है। जो सामान्य राज्य होते हैं उनमें सरकार 75% देती है। तो वही आज यहाँ भी फार्मूला लागू हुआ है 75-25 और 90-10 का। और 90-10 कहाँ का? केंद्र शासित प्रदेशों में और पूर्वोत्तर राज्य में कौन? सिक्किम, उत्तराखंड। अब आप कहेंगे उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्य तो है नहीं, हमने कहा था संवेदनशील राज्य हो, और उत्तराखंड की पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है, हिमाचल प्रदेश संवेदनशील है, जम्मू कश्मीर संवेदनशील है, और इसके ये चीन से सटे हुए, चीन और नेपाल सटे हुए बॉर्डर भी हैं। तो इस कारण से इनको वित्तीय तनाव ना आए तो यहाँ सरकार 90% देती है। और अन्य जो सामान्य राज्य होते हैं जैसे यूपी हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है, तमिलनाडु हुए, इन्हें 75%। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सिर्फ कोविड-19 के लिए दिया था कि और भी कोई भी आपदा है उसके लिए भी मिलेगा? तो इसके लिए सरकार के पास एक सूची है एसडीआरएफ के अंतर्गत, जिसमें चक्रवात हो, अगर चक्रवात के कारण भीषण जान माल की हानि हुई है तो उसके भी भरपाई के लिए देखा आप कि पैसा राज्य सरकारें पैसा देती हैं, क्योंकि उनके ये दायित्व है। सूखा आ जाए तो किसानों को, भूकंप आ जाए, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का प्रकोप, जो भी प्रकोप आया था, टिड्डी दल का, किसानों का बहुत ज़्यादा हानि हुई तो सरकार अपने कोष से यहाँ पैसा देगी। स्थानीय आपदाएं, राज्य सरकार स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए, कभी देखा होगा आपने कि कुछ तुरंत मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, 10 लाख का चेक दे देते हैं, 20 लाख का चेक दे देते हैं तुरंत। तो इसे क्या कहते हैं? तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु उपलब्ध एसडीआरएफ के फंड का 10% से उपयोग कर सकते हैं राज्य सरकारें। तो तत्काल जो स्थानीय आपदाओं के लिए सिर्फ 10%, जिसे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं, जो गृह राज्य मंत्रालय के में सूचित नहीं है, सूची में शामिल नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि यहाँ एंडेमिक है, तो उसके लिए सरकार या कोई अधिकारी 10% उपयोग कर सकता है। आई होप अब आप पूरा आप जान समझ सके होंगे क्या है कोविड-19 रिलीफ फंड और एसडीआरएफ के बारे में। अब आइए देखते हैं साइक्लोन गुलाब। तो नाम किसने दिया? गुलाब, पाक ने नाम दिया, पाकिस्तान ने नाम दिया है। और भारत के क्षेत्र में आया है तो पूर्वी तट में। अक्सर मिलान के लिए क्वेश्चन एक तरफ रख देंगे चक्रवात के नाम, दूसरी तरफ रख देंगे प्रभावित क्षेत्र। तो ये बात नोट कीजिएगा कि शाहीन, ये चक्रवात अभी ऊपर बन रहा है, बन सकता है, तो शाहीन रख दिया, जैसे शाहीन रख दिया, निसर्ग रख दिया, ताउते रख दिया, यास रख दिया, गुलाब रख दिया। अब आपको कहेंगे ये क्षेत्र पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ओडिशा, मेघालय, ये पूर्वोत्तर, इतने क्षेत्र रख देंगे तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए नोट कीजिएगा गुलाब पूर्वी तट पर कहाँ पर? ओडिशा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इस क्षेत्र में प्रभावित करेगा। जबकि पश्चिम तट पर अरब सागर कहाँ पश्चिम तट पर पड़ता है, तो शाहीन कहाँ बन सकता है? शाहीन पूछ दे तो कहाँ? अरब सागर में। और ताउते पूछे, ताउते कहाँ अभी आया था? अभी हाल ही में पश्चिम तट पर आया था। कहाँ पर? गुजरात, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, इन क्षेत्रों को प्रभावित किया था। ताउते पश्चिम तट पर। और यास आया था, यास हाल ही में यास आया था। यास कहाँ? पूर्वी तट पर आता है। यास पूर्वी तट पर, ताउते पश्चिमी तट पर, गुलाब पूर्वी तट पर, और
शाहीन पश्चिम तट पर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुलाब नाम हमारे भारत में चक्रवात आया और नाम पाकिस्तान दे रहा है, ऐसा क्यों है? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है? तो गुलाब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो क्यों भारत क्षेत्र कहाँ पड़ता है? थोड़ा पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और ऊपर वाला हिस्सा पड़ता है कश्मीर क्षेत्र का, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इस कारण भारत की जलवायु कोई निश्चित जलवायु नहीं है। और भारत की जलवायु क्या नाम से जानते हैं? मानसूनी प्रकार की जलवायु के नाम से जानते हैं भारत की जलवायु को। और ये नाम पाकिस्तान ने दिया था। इससे दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों में वाक़ किया जाता है। तो ये पूर्वी तट के क्षेत्र हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आप मैप देखा होगा, पश्चिम बंगाल, ये क्या पूर्वी तट में पड़ते हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देश चक्रवातों का नाम देते हैं। जैसे कि आपने WMO ने कोई एरिया जारी कर दिया, इस क्षेत्र का नाम 4-5 लोग या 10 लोग मिलकर जारी करेंगे, तो उसमें से आज नाम आया पाकिस्तान का। इसकी पूरी प्रोसेस है, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके लिए WMO ने व्यवस्था की है कि उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी तूफान आएंगे, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कवर करता है WMO का इस क्षेत्र का कार्यालय। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो 13 सदस्य देश आते हैं। नोट कीजिएगा, 13 सदस्य देश आते हैं और 13 नाम सुझाते हैं सभी लोग। और जैसे ही कोई चक्रवात आया तो और अल्फ़ाबेट के A से Z तक, अल्फ़ाबेट के तौर पर नाम रखा जाता है। जैसे पहले एक इंडिया कौन सा पड़ता है? इंडिया I पड़ता है और पाकिस्तान P पड़ता है, तो IJKLMNOP, तो पाकिस्तान नंबर आया। तो ऐसे A से डिवाइड करते हैं, ABCD करके डिवाइड करते हैं। जिसका जौन श्रेणी में नाम आया उस क्षेत्र के दिए हुए नाम, जैसे किस क्षेत्र ने नाम सुझाए हैं, जैसे पाकिस्तान ने गुलाब नाम सुझाया है और ओमान ने सुझाया था यास, तो उसका नाम रख दिया गया। भले ही कहीं भी तूफान आए, पर बारी किसकी आती है ये देखा जाता है। भारत की बारी है, भारत ने जो नाम सुझाया है और तूफान आया ओमान में, तो ओमान में वही नाम रखा जाएगा। अब ये 13 सदस्य देख लेते हैं। क्या UPSC 13 में कोई एक बाहर का नाम डाल देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो हमें पहले मालूम होंगे कि ये सारे हैं, तभी तो हम एलिमिनेशन कर सकेंगे ये नहीं है। तो कौन कौन है? बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है और यमन है। इतने क्षेत्र कवर करता है। और ये किसके तहत कवर करता है? WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय केंद्र में भारत का एक केंद्र है। इसका नाम क्या है? उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र। किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तहत कार्य करता है यह। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, नहीं उठ रहा तो जान लीजिएगा कि IMD पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। UPSC कर देगा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो गलत हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। अगर अक्सर अगर UPSC अगर लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो कर देंगे हाँ, कॉमन सेंस लगा कि हाँ जलवायु के तहत, तो नहीं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है IMD, याद रखना। अब आइए फटाफट चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। भारत में चक्रवात द्विवार्षिक होते हैं। द्विवार्षिक यानी वर्ष में 2 बार होते हैं। यहाँ हम लिख दें अर्धवार्षिक तो भी चल जाएगा। द्विवार्षिक वर्ष में 2 बार, अर्धवार्षिक यानी 6-6 महीने में। तो बात हुई ना, बात तो एक ही हुई है। कहने का कान उल्टा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ा क्या कान, तो बात ये क्या इसी प्रकार से द्विवार्षिक या अर्धवार्षिक। तो द्विवार्षिक वर्ष में 2 बार आता है। कब कब? एक प्री मानसून, एक आफ्टर मानसून। प्री मानसून यानी मानसून से पहले, आफ्टर मानसून यानी मानसून के बाद। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मानसून और प्री मानसून और आफ्टर मानसून के पहले भी आ जाते हैं, यानी प्री मानसून के बाद और आफ्टर मानसून के पहले भी आ जाते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन वर्गीकरण 2 को किया गया है, प्री मानसून और आफ्टर मानसून। प्री मानसून में क्या आता है? मार्च से मई के महीने के बीच में जो आएंगे उन्हें प्री मानसून कहेंगे, और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएंगे उन्हें आफ्टर मानसून कहेंगे। लेकिन अभी चल रहा है सितंबर, और सितंबर में ये आया है तो इसे क्या कहेंगे? ये दुर्लभ होता है। लेकिन दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर के महीनों में भी चक्रवात आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा तीसरी बार हुआ है। ये 21वीं सदी का तीसरा चक्रवात है। और ऐसा इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले 2018 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डे भी आया था सितंबर में, और 2005 में प्यार,
सितंबर के पूर्वी तट में आया था। तो इस प्रकार ये रेयर होता है जब कभी सितंबर में आ जाए। वैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में और मार्च से मई के बीच में था, क्योंकि इस क्षेत्र में गर्म होता है और इस क्षेत्र में ठंडा होता है गर्म। जब इस क्षेत्र में क्या स्थल गर्म होगा और जो पानी होगा, पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी, तो इस कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र क्या है, बंगाल खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून के पहले यानी का प्री मानसून अप्रैल से जून में और मानसून के बाद यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच की अवधि में विकसित होते हैं। पर मई और अक्टूबर इनके अतिरिक्त जो कह रहे हैं मई जून और अक्टूबर माह में अति तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं। आप देखिए सुपर साइक्लोन के नाम देता है, सुपर साइक्लोन और कभी कभी कहते हैं कि अत्यधिक गंभीर। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये कैसे डिसाइड होता है कि ये सुपर साइक्लोन है कि गंभीर है कि अत्यधिक गंभीर है। आइए इसके बारे में भी आज कुछ सारा फैक्ट क्लियर कर देंगे आपको। देखिए सबसे पहले वर्गीकरण कौन करता है, तो मैंने आपको बता दिया था IMDb वर्गीकरण करता है। चक्रवातों को उत्पन्न अधिकतम निरंतर जो हवा चलती है उस हवा की गति के तौर पर इसे वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अगर 48 से 63 यानी 48 से 63 समुद्री मील। समुद्री मील क्या होता है, तो आप कहेंगे जैसे 1 नॉट, इसे नॉट में वर्गीकृत करते हैं। 1 नॉट बराबर 1.8 किलोमीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर होता है। समुद्री मील 1 किलोमीटर, तो जो किलोमीटर में करेंगे उसे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग में 2 किलोमीटर पहुँचेगा। 1.8 यानी 1 किलोमीटर प्लस 800 मीटर। तो समझ लीजिए आप कितने गंभीर चक्रवात होते हैं। गंभीर श्रेणी में उसे रखा जाता है जिनकी गति 48 से 63 समुद्री मील हो, और उससे भी ज़्यादा है 64 से 89 है तो बहुत गंभीर, और उससे भी ज़्यादा है 90 से 120 है या 119 है तो अत्यधिक गंभीर, और 120 से अधिक है तो सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो सुपर साइक्लोन किसे क्या कहते हैं, 120 समुद्री मील से अधिक की गति वाले साइक्लोन को समुद्री तूफान कहते हैं, सुपर साइक्लोन के नाम दिया जाता है। और सुपर साइक्लोन अत्यधिक गंभीर यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो 90 से 120। ये आप वर्गीकरण रख लिए, याद रखिए यार 4 प्रकार के वर्गीकरण हैं। 50 से लगभग एक अप्रॉक्स रख लीजिए, 50 से 65 के बीच में, 65 से 90 के बीच में, 90 से 120 के बीच में, 120 से अधिक। तो 4 वर्गीकरण हुए। और देखिए जैसे इसमें लिखा भी है 1 नॉट बराबर 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। चक्रवात गुलाब गंभीर श्रेणी किसे है, ये है गंभीर यानी 48 से 63। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात कब होती है, जब अत्यधिक गंभीर हो। अत्यधिक गंभीर 90 से 120 और या 120 प्लस हो। यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकतम गति 95 है, तो अधिकतम गति 95 है तो किस श्रेणी में आएगा, तो 95 किलोमीटर किस श्रेणी में आएगा, ये अत्यधिक गंभीर नहीं है, थोड़ा गलत टाइपिंग मिस्टेक है, गंभीर नहीं अत्यधिक गंभीर होगा यहाँ पर। तो इस बार आने वाले चक्रवात के नाम सुन लीजिए आप। ताउते मैंने आपको बताया है पश्चिमी तट पर आया था, यास पूर्वी तट पर आया था, निसर्ग ये भी पूर्वी तट पर आया, अम्फान पश्चिमी तट पर आया था। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए सेशन का, तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।